ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर डिवाइस है, स्टेबल है ट्रांसफॉर्मर। उसमें क्या होता है, वोल्टेज कम ज़्यादा करते हैं, स्टेप डाउन स्टेप अप। वोल्टेज कम हुआ तो करंट ज़्यादा बढ़ेगा, वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो करंट कम हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा? पावर सेम रहता है, इसीलिए वोल्टेज अगर बढ़ा तो करंट कम हो जाएगा, वोल्टेज कम हुआ तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, तभी जाके सेम रहेगा ना, है ना। तो इसीलिए वोल्टेज को हम लोग कम ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे क्या है, इसको बोला जाता है प्राइमरी। जहाँ पे सप्लाई को हम जोड़ते हैं वो प्राइमरी हो गया, और जिसको अपन लोड जोड़ेंगे, लैंप वगैरह लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करते समय सेकेंडरी से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना अपन, तो रेजिस्टिव लोड या इंडक्टिव लोड या फिर कैपेसिटिव लोड, 3 प्रकार के लोड है, RLC। तो ये जो लोड है ना अपन यहाँ पे जोड़ते हैं तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी। तो अगर मैंने यहाँ से सप्लाई दिया तो ये प्राइमरी हो गया, यहाँ से लोड लिया तो ये सेकेंडरी हो गया। ट्रांसफार्मर के 2 ही पार्ट्स है ना, तो इधर से प्राइमरी इधर से सेकेंडरी, या इधर से प्राइमरी इधर से सेकेंडरी, अपन ऐसा चेंज कर सकते हैं। तो स्टेप डाउन को स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन को स्टेप अप करेंगे और स्टेप अप को स्टेप डाउन करेंगे अगर कनेक्शन चेंज कर दिया तो। समझ में आया? ये है कोर, और जैसे ही मैंने सप्लाई दिया V1 यानी सिंगल फेज सप्लाई दिया, वोल्टेज कितना है 230, करंट यहाँ से बहेगा, ये प्राइमरी करंट हो गया, वाइंडिंग में वोल्टेज तैयार हो जाएगा, उसको इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये जो वोल्टेज है इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे कोर में फ्लक्स तैयार होगा, करंट जा रहा है ना तो फ्लक्स तैयार हो जाएगा। वो फ्लक्स क्या करता है, सेकेंडरी के वाइंडिंग को कट करता है। जैसे ही सेकेंडरी की वाइंडिंग को कट किया तो इसमें वोल्टेज तैयार हो जाता है, वाइंडिंग में वोल्टेज तैयार हो गया तो करंट बहना शुरू हो जाएगा। अगर ये सर्किट कंप्लीट है तो, सर्किट कंप्लीट है तो करंट क्या करेगा, बहना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो वोल्टेज और करंट है ये इधर ट्रांसफर हो गया ना, सेकेंडरी में ट्रांसफर हो गया। ये दोनों वाइंडिंग में कनेक्शन नहीं है, दोनों वाइंडिंग में कनेक्शन है क्या, तो ट्रांसफर ऐसा हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, इलेक्ट्रो जो फैराडेस थे ना, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ आया। पहले क्या रहता था, हर घर में बैटरी रहती थी पहले स्टार्टिंग में, तो ऐसे कितने घर में कहाँ कहाँ बैटरी डालेंगे चलाने के लिए, तो फिर ये AC का इन्वेंशन किया उन्होंने कि अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नागपुर से मुंबई तक पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ज़रूरत नहीं है हर घर में बैटरी देने की, तो AC आया है। बैटरी मतलब DC। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर मेनली क्या कर रहा है, टप्पे टप्पे नहीं तो पावर ट्रांसफर करते हुए, वोल्टेज कम ज़्यादा करते हुए। क्लियर हो गया ट्रांसफॉर्मर? दूसरा, ओपन सर्किट टेस्ट काय के लिए करते हैं अपन, कोर लॉस फाइंड आउट करने के लिए। शॉर्ट सर्किट मतलब करंट बहना शुरू हो गया, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब करंट बह रहा है, तो कॉपर लॉस। ठीक है, क्लियर है? ओपन सर्किट किया तो कोर लॉस। 2 टाइप के लॉसेस है, आयरन, कॉपर में क्या क्या रहता है, आयरन रहता, जो पट्टियां हैं वो आयरन की है, लोहे की है, और वाइंडिंग काय की है, कॉपर की है। तो आयरन में जो लॉस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज हो जाता है, उसको हिस्टेरिसिस लॉसेस बोलते हैं। ये आपको, ये जो टर्म्स बता रहा हूँ यही टर्म्स आपको थ्योरी में मिलेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज हो गया, फिर वो हीट तैयार हो जाता है, वो पाता पूरा गर्म हो जाता है। ट्रांसफार्मर को ज़्यादा वोल्टेज मिला ना तो वो इधर उधर होके प्रॉपरली अगर मैनेज नहीं हुआ तो लॉसेस में चले जाता है। एडी करंट लॉस, तो कॉपर में पाते में क्या होता है, 2 पाते हैं ऐसे, उसमें अगर गैप रही ना तो वो करंट क्या होता है, वहीं का वहीं घूमता है, वो सर्कुलर पाथ बना लेता है, और वहीं का वहीं घूम रहा है। जैसे कोई आदमी शॉर्ट सर्किट हो गया, बोलते ना अपन पागल हो गया, वो कौन सा भी काम करेगा तो उसका कोई काम करने का मतलब ही नहीं है ना, वो वहीं का वहीं घूम रहा है। समझ में आया? अगर तुम एक पेड़ के पास नहीं गए, गोल गोल घूम रहे हो 10 साल से, 10 साल हो गया, तो कहाँ पहुंचोगे तुम, वहीं रहोगे। आउटपुट आएगा, कुछ लॉस हो गया ना, इतना मेहनत वाया गया। तो ये शॉर्ट सर्किट जैसा एडी करंट बोला जाता है, इसको सर्कुलर करंट रहता है ये, तो वो अपना रास्ता ऐसा बना लेता है, लोहे में से करंट घूमता है वहीं का वहीं। ठीक है, आवाज आता है फिर ऐसा हो जाता है। तो I स्क्वायर R T,
टी का है टेम्परेचर, टेम्परेचर पैदा हो जाएगा ना, वहीं का में शॉर्ट सर्किट जो इंसान रहता है ना, गुस्से में रहता है, टेम्परेचर रहता है उसका, उसके बाद जो भी गया ना उसको करंट लगता है कि नहीं? तो ये टेम्परेचर है। कॉपर लॉस में I स्क्वायर R, करंट है ना, कॉपर में से करंट बहता है, ठीक है, I स्क्वायर और ये रेजिस्टेंस, ये उसका लॉस है। तो ये दो टाइप्स के लॉस अपन इसमें से निकालते हैं। अब ये ध्यान से समझो, ये ओपन कर दिया तो इसमें रेजिस्टेंस क्या रहेगा? इनफाइनाइट रहेगा। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट बहेगा ही नहीं वहां से, सिंपल समझ में आया? और इसका कनेक्शन नहीं है ना, तो यहाँ से रेजिस्टेंस बहेगा क्या? इस वायर में से नहीं जाएगा। तो I स्क्वायर R क्या हो जाएगा? 0। I स्क्वायर R क्या है हमारा? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या है? I स्क्वायर R, पावर का फॉर्मूला है ये। तो कॉपर लॉस 0 हो गया, तो बचा कौन सा लॉस? कोर लॉस। तो जो भी यहाँ पे वैटमीटर में जो रीडिंग आएंगी एनर्जी की, पावर की रीडिंग जो आएगी, वो रहेगी कोर लॉस की। कॉपर लॉस 0 हो गया ना, इसीलिए अपन ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं ट्रांसफार्मर पे कॉपर लॉस के लिए, कोर लॉस के लिए, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे हैं अपन कॉपर लॉस के लिए। बोर्ड की तरफ ध्यान दो, तुमको याद रहेगा। फिर कॉपर लॉस निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कोर लॉस को 0 करना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों भी रीडिंग यहाँ पे आएगा, वैटमीटर में दोनों पावर बताएगा। ये जब तक 0 नहीं होगा तो मेरे को एग्जैक्ट रीडिंग इसका नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया, सप्लाई वोल्टेज को 5% कर दिया। ऑटो ट्रांसफार्मर से जैसे भी 250 है सिंगल फेज में, तो मैंने उसको 10-12 पे लाके रख दिया। यहाँ पे 12 वोल्टेज दिया तो करंट भी कम जाएगा, इसमें से 12 वोल्टेज है। तो ये वाइंडिंग में वोल्टेज जो तैयार होता है ईएमएफ मतलब ये वाला E1 कम तैयार होगा। देखो E = 0 निग्लिजिबल रहता है वो। आपने वोल्टेज कितना दिया? सप्लाई वोल्टेज 10 दिया, 10 वोल्टेज दिया सिर्फ, तो ये कम हो गया। यहाँ पे वोल्टेज कम हो गया तो कोर में जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो कम तैयार होगा। वो कम हो गया तो लॉसेस नहीं होगा ना, कोर का कोई लॉस ही नहीं होगा। कोर लॉस कब होता है? आयरन लॉस कब होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से होता है। इसका लीकेज नहीं हो रहा है, जब तैयार ही नहीं हो रहा है तो लीकेज कहाँ से होगा? ठीक है, तो ये कोर लॉस यहाँ पे 0 हो गया। और फिर ये शॉर्ट सर्किट करने की वजह से इसमें से करंट जा रहा है। I स्क्वायर R कॉपर लॉस की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे वैटमीटर में मिलेंगी इस ट्रांसफार्मर के लिए। ये दोनों भी टेस्ट की जाती है लॉसेस फाइंड आउट करने के लिए। लॉसेस क्यों फाइंड आउट करते हैं? इफिशियंसी, आउटपुट अपॉन इनपुट। मैंने 100 रुपये लेके गया, 80 रुपये खर्चा हुआ, तो उसकी इफिशियंसी कितनी हो गई? 80%। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। इनपुट मतलब क्या? 100 रुपये, 80 रुपये आउटपुट आया, लॉस कितना हुआ? 20। तो इस तरीके से फार्मूले बनते हैं। इतना आपको इतना डिटेल नहीं रहता है, बस ये फार्मूले याद रखने हैं। अगर वो ऑब्जेक्टिव्स में आया तो ये फार्मूले पूछा जाता है। ऑल डे एफिशिएंसी मतलब 24 घंटे के लिए। अपन एनर्जी मीटर पे देखते हैं ना, kWh, किलोवाट आवर। आवर मतलब घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे में कितना पावर यूनिट चला आपका, वो यूनिट का kWh रहता है एनर्जी मीटर में आपके घर पे। तो आउटपुट अपॉन इनपुट यानी इफिशियंसी। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए नो लोड, यानी ट्रांसफार्मर पे आपने लोड नहीं दिया, और लोड देने के बाद कितना वोल्टेज है, ये इक्वेशन में डालने के बाद आपको वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है। यानी वोल्टेज रेगुलेशन बराबर रहना चाहिए। वोल्टेज अगर कम ज़्यादा हो गया तो आपके इंस्ट्रूमेंट चलेंगे ही नहीं। तो ट्रांसफार्मर को इस तरीके से सेट किया जाता है कि उसका वोल्टेज रेगुलेशन बराबर रहना चाहिए। ठीक है, उसके लिए ये फार्मूला है। 0 मतलब नो लोड, कोई लोड नहीं लगाया, फुल लोड। F मतलब फुल लोड। 2 वोल्टेज को लेकर कैलकुलेट किया जाता है। ये 1 से लेकर 3% तक रहना चाहिए बस इसका कैलकुलेशन में, तब जाके आपका ट्रांसफार्मर अच्छा है। ये है स्टार कनेक्शन और ये है डेल्टा कनेक्शन। ऐसी डायग्राम बना ली है आपने, ठीक है। यहाँ पे देखो U1, V1 और W1, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे देखो U1, V1 और W1, ये दोनों भी जो है यहाँ पे जुड़ रहे हैं ना। U1 किसको जुड़ा?
V1 को, V1 किसको जोड़ा, W1। यानी मैंने क्या किया, जो ये वाइंडिंग है ना, इसके स्टार्टिंग पॉइंट जितने भी है उसको शॉर्ट कर दिया। इस तरीके से 3 पॉइंट है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट की एक पट्टी पूरी लगा दिया है यहाँ पे शॉर्ट की, RYB, इसको शॉर्ट कर दिया, तो ये हो गया स्टार कनेक्शन। ठीक है, स्टार कनेक्शन में क्या होता है, जो लाइन करंट है, यहाँ से जो करंट आ रहा है वही करंट वाइंडिंग में भी जाएगा, इसीलिए IL इज इक्वल टू I फेज। I फेज किसको बोला जाता है, वाइंडिंग का जो करंट है वो कितना है, और ये लाइन का करंट है। और वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज देखो यहाँ पे, लाइन वोल्टेज कितना रहता है दो फेज के बीच में, 400। थ्री फेज सिस्टम है ना, थ्री फेज सिस्टम का वोल्टेज कितना रहता है, 440 रहता है ना थ्री फेज के लिए। सिंगल फेज के लिए कितना रहता है, 230, है ना। तो ये लाइन वोल्टेज, हाँ क्या, किसमें, RYB जो है ना 440 रहता है, दो फेज के बीच में गिना जाता है वोल्टेज, तो वो वोल्टेज जो रहेगा वो 440 रहेगा। ठीक है, अभी 3 फेज है, तो हमको क्या लगता है कि फिर 440 और इधर साइड में 440 है, ऐसे टोटल नहीं रहता है। वोल्टेज गिना किसके बीच में जा रहा है, R और Y के बीच में गिना जा रहा है, फिर Y और B के बीच में गिना जा रहा है, तो वो 440 रहता है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे भी सिंगल फेज, यहाँ से न्यूट्रल निकाला ना मैंने, ये फेज हो गया और ये न्यूट्रल, इसके बीच में कितना रहेगा वोल्टेज, फेज और न्यूट्रल के बीच में कितना वोल्टेज रहेगा, 230। ठीक है, ये 230, ये 230 और ये वाले 230, 3 फेज है तो 660 होना चाहिए, ऐसा लगता है ना अपने को। लेकिन लाइन वोल्टेज जब थ्री फेज में, जो लाइन वोल्टेज रहता है ना थ्री फेज, तो उसमें न्यूट्रल हटा देना पड़ता है, और ये फेज और ये फेज के बीच में कितना वोल्टेज है अपन वोल्ट मीटर से गिनेंगे ना तो 440 आएगा, इसलिए उसको 440 बोला जाता है, एडिशन नहीं होता है उसमें। हाँ, RY के बीच में 440 और Y और B के बीच में 440, समझ में आया। डेल्टा में क्या होता है देखो, VL इज इक्वल टू VPH, यानी VPH मतलब जो वाइंडिंग के अंदर कितना वोल्टेज है। लाइन वोल्टेज आपको 440 मिला और डेल्टा कनेक्शन अगर है तो ये फार्मूला यूज होता है, लाइन वोल्टेज 440 और वाइंडिंग के बीच में जो वोल्टेज आएगा, आपको जो इंस्ट्रूमेंट लगाया आपने जो भी, वहां पे जो वोल्टेज आएगा वो भी 440 रहेगा। अगर मेरे को मोटर नहीं का हाई स्पीड में रनिंग करनी है तब मैं डेल्टा में उसको कन्वर्ट कर देता हूँ, डेल्टा में उसको लाइन वोल्टेज 440 मिल रहा है और इंस्ट्रूमेंट को भी 440 मिल रहा है, समझ में आ रहा है, इसलिए उसको डेल्टा में चलाते हैं अपन। स्टार में चलाते वक्त क्या रहता है, स्टार्टिंग में स्टार में रखते हैं अपन, स्टार में रखने से क्या फायदा होगा, 440 मिला सप्लाई और वाइंडिंग को कितना मिल रहा है, 230 मल्टीप्लाइड बाय 1.7, √3 का वैल्यू क्या है 1.7, 230 को अगर मल्टीप्लाई करोगे, 230 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 400 हो गया ना, है ना। तो इस तरीके से वो फार्मूला बनता है, और इसमें लाइन करंट सेम रहता है। यहाँ पे करंट जो रहता है वो कम हो जाता है, क्यों कम हो जाता है, देखो यहाँ से लाइन करंट आया, इधर से लाइन करंट आया और वो दो जगह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये वाइंडिंग है अपने, यहाँ पे वाइंडिंग है, 3 वाइंडिंग है, ठीक है, यहाँ पे मैंने वाइंडिंग लगाया, तो लाइन करंट आने के बाद दो जगह चले गया ना, कम हो गया ना वो, तो लाइन करंट और ये कम हो गया, तो कितने से कम होता है, √3 से कम होता है, √3 मतलब 1.7, ठीक है। और यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे क्यों नहीं होता है, देखो लाइन करंट आया और ये जो आर फेज है ना, आर के वाइंडिंग में वही सेम करंट गया, लाइन करंट जो आया ना वो वाइंडिंग में सेम गया, चेंज नहीं हुआ वो सीरीज जैसा, तो ये सेम है। तो ये फार्मूलेज याद रखने हैं, ये मेन कॉन्सेप्ट है पूरे, समझ में आया। स्टार डेल्टा, फिर इसी के ऐसे जोड़े जाते हैं, स्टार डेल्टा, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, ऐसे कनेक्शन बनाए जाते हैं। तो ये बना सकते हैं कनेक्शन ऐसे। डेल्टा में देखो ये वाइंडिंग लिया आपने U1 U2, U क्या के लिए बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड ये है, R फेस को U बोलते हैं, Y फेस को V बोलते हैं और B फेस को W बोलते हैं,
तो जब भी आप इंडस्ट्री में जाओगे तो मोटर पे RYB नहीं लिखा रहता है, U1, V1, W1 देखना कहीं पे भी। तो U1, U2 ये हो गया एक फेज, एक वाइंडिंग। V1, V2 ये दूसरा फेज, W1, W2 तीसरा फेज। अब देखो इसमें जुड़ा गया है U1 W2 से जुड़ा है, यहाँ पे देखो U1 किसको जुड़ा, W2 को जुड़ गया, और U2 किसको जुड़ा, देखो U2 V1, V2 किसको जुड़ा, W1। ऐसा जब कनेक्शन करते हैं ये हो गया डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन करने के बाद आपको ये फायदा मिलता है। तो ऑटोमेटिक डेल्टा स्टार्टर है, स्टार्टर लगाते हैं अपन। तो स्टार्टर डेल्टा का स्टार्टर, ये जो डेल्टा स्टार का जो है ना डेल्टा में कन्वर्ट करता है। स्टार्टिंग में अपन स्टार में चलाते हैं, क्यों चलाते हैं, क्योंकि सप्लाई इतना है, इतना वोल्टेज रहने की वजह से स्टार्टिंग में नहीं क्या मोटर ज़्यादा लोड खींचती है, करंट ज़्यादा मांगती है वो। ये जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज कम कर देते हैं अपन। कम वोल्टेज रहेगा तो उसको करंट नहीं मिलेगा, तो वाइंडिंग जलेंगी नहीं आपकी। समझ में आ रहा है क्या? ज़्यादा वोल्टेज दे दिया, जैसे अभी कोई बच्चा है KG1 का बच्चा है, उसको अपन ने ये ट्रांसफार्मर दे दिया है, तेरे को ट्रांसफार्मर कल तक पढ़ के आना है, ज़्यादा वोल्टेज हो गया ना उसके लिए वो पागल हो जाएगा घर में जाके, बोलेगा मला काय दिलं है कि नहीं? तो ज़्यादा वोल्टेज से वाइंडिंग जल जाती है उसकी, इसलिए अपन कम वोल्टेज करते हैं। तो वो किससे करेंगे, स्टार से करेंगे। स्टार कनेक्शन स्टार्टिंग के लिए, एक बार रनिंग में आ गया मोटर तो उसको फिर डेल्टा में शिफ्ट कर देते हैं अपन। ऐसा वो कनेक्शन रहता है, ऑटोमेटिक रहता है, एक मैनुअल भी रहता है। 2 स्टार्टर है, वो जो डब्बे देखे थे ना कल, वो उसमें देखे थे अपन ने, वाले इसमें डब्बे थे बड़े वाले, उसमें अभी नहीं दिखाता हूँ, बाकी लगे हुए हैं ना यहाँ पे, इधर पे लगा वो डब्बा दिख रहा है वाला, वो है स्टार डेल्टा स्टार्टर। वो एक छोटा सा डब्बा है आपके, हाँ लीवर है उस पर, उससे अपन चेंज करते हैं उसमें स्टार और डेल्टा में। फिर उसके बाद देखो, हाँ अभी यहाँ तो ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, जिसमें ये है आपका आयरन और वाइंडिंग बाहर रहती है। और शेल टाइप मतलब शिम्पलर, शेल मतलब शिम्पलर बोलते हैं, शिम्पलर के अंदर रहता है ना मोती, उस तरीके से वाइंडिंग अंदर में रहता है, उसको बोला जाता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ये हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, ये लो वोल्टेज के लिए वापर करते हैं इसका, ठीक है। ये बेरी टाइप ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर वगैरह राउंड रहते हैं उसके वाइंडिंग्स। यहाँ पे एक ही खिड़की है, यहाँ पे 2 खिड़की है, आया समझ में? ये कोर है, एक ही इसमें है, यहाँ पे 2 जगह पे वाइंडिंग है। इसमें क्या है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, एक ही जगह पे। ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया, समझ में? कंस्ट्रक्शन। उसके बाद इसका मेंटेनेंस क्या क्या करेंगे आप, ऑयल, वाइंडिंग का और ऑयल का टेम्परेचर गिनना, उसका सब रीडिंग आता है, अपने थर्मामीटर रहता है, वो सब डेली चेक करते हैं। केबल बॉक्स के कनेक्शन बराबर है कि नहीं, लोड वेरिएशन, वोल्टेज, रिले, अलार्म बजता है ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो अलार्म रहता है ना, सब स्टेशन में अलार्म रहता है। तो ट्रांसफार्मर यानी कि मेन पार्ट है वो ट्रांसमिशन का। तो रिले रहता है, ये बबल्स रिले वगैरह, अगर टेम्परेचर ज़्यादा कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो रिले सिग्नल देते हैं सर्किट ब्रेकर को, सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर देता है पूरा, ताकि वो पूरा ट्रांसफार्मर जले ना। इसके लिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस, जो वायर वगैरह वाइंडिंग वगैरह है, उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है, मेगर वगैरह से अपन गिनते हैं इसको। ब्रीदर का बताया था मैंने, वो सांस लेता है, जैसे अपन सांस लेते ना तो ठंडी सांस रहती है, और सांस जब बाहर छोड़ते तो कैसी रहती है, पता चला ना? तो अंदर की जो गर्मी रहती है ना, अंदर में ये सब वाइंडिंग है, अंदर में पेट गिट का, जो खाना खाते हैं गर्म हो जाता है, खाना खाने के बाद उसको पचन करने के लिए गर्मी लगती है ना। ऑक्सीजन क्या रहता है, ऑक्सीजन जलाता है कोई चीज को। एक डब्बे में अगर तुमने आग लगाई और उस डब्बे को बंद कर दिया, तो उसके अंदर का जितना ऑक्सीजन है वो जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन जाता उसका, तब तक वो ऑक्सीजन, वो आग जलते रहेंगी,
जैसे ही पूरा डब्बे में ऑक्सीजन खत्म हो गया तो आग बुझ जाती है ना। तो इस तरीके से ये ब्रीदिंग का काम करता है, ठंडी हवा बाहर लेता है और जो गर्म रहता है वो सब बाहर जाता है। तो ये ब्लू कलर का रहता है सिलिका जेल, ऐसा जेल रहता है वो जो बाल पे लगाते हैं ना उस टाइप से। तो खड़े रहते हैं वो ब्लू कलर के, और जब वो उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, एक्सपायरी हो गया, तो वो ब्राउन हो जाता कलर उसका। ब्राउन कलर हो गया तो अभी आईटीआई करके इलेक्ट्रिशियन जाता है तो ट्रांसफार्मर देखेगा वो, तो उसका अगर ब्राउन हो गया तो उसको चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके से अपने मेंटेनेंस करना पड़ता है। कूलिंग सिस्टम है, यहाँ देखो ध्यान। कूलिंग सिस्टम के इतने टाइप्स हैं। एक नेचुरल कूलिंग है, ट्रांसफार्मर को रख दिया है, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर अपन ऐसे लगा देते हैं डीपी पे, तो हवा आ रही है जा रही है जिससे ठंडा होता हो, नेचुरल कूलिंग। ऑयल कूलिंग, ऑयल कूलिंग में बड़े जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर ऑयल डालते हैं अपन, छोटे वाले इसमें नहीं रहता ऑयल। जो छोटे ट्रांसफार्मर है ना उसके लिए ऑयल की जरूरत नहीं है, बड़े जो ट्रांसफार्मर है उसमें ऑयल डाल के कूलिंग करते हैं। एक मशीन लाते हैं, ऑयल डालते हैं, पूरा ऑयल बाहर निकालते हैं, ऐसा रिसाइकलिंग का एक मशीन रहता है अलग से। ऑयल ब्लास्ट कूलिंग, मिनिमम ऑयल ब्लास्ट कूलिंग, MOCB, OCB, इस तरीके से टाइप्स है। ऑयल के वजह से कूलिंग करते हैं, इतना याद रखना है। यह है फास्ट एयर ब्लास्ट कूलिंग, यानी कि कोई एग्जॉस्ट फैन लगा दिया बहुत बड़े पाते वाला, और ट्रांसफार्मर है उसके अंदर जोर से हवा फेंकी अंदर, वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा ना, नहीं तो जल जाता है ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जलते हैं। तो ये सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है ये। वाटर कूलिंग सिस्टम, जो ट्रांसफार्मर के बाजू से जो पाइप निकले रहते हैं ना उस पर पूरा पानी का टैंक लगाते हैं, सप्लाई देते हैं ऐसे चिलिंग टैंक से, तो वो जलने के जो गरम जितना भी रहता है ना वो ठंडा होके अंदर हवा जाती है। फिर पानी नहीं भेजते अंदर, पानी की वजह से उसके अंदर की हवा ठंडी करते हैं, जो गर्मी हो गई है ना उसको ठंडा किया जाता है। पानी डाल देंगे तो जल जाएगा पूरा, समझ गए। तो इस तरीके से ये 4 टाइप्स है कूलिंग के। ऑयल जो है खराब हो जाता है उसको निकालना, क्योंकि बहुत दिन से ट्रांसफार्मर चल रहा है तो उसका ऑयल पूरा जंग खा जाएगा ना नीचे तो पार्ट्स में, तो स्लजिंग हो जाता है, स्लजिंग बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर के टाइप्स, पार्ट्स कितने हैं। टैंक, बुशिंग रहता है, टैंक मतलब मेन पार्ट जिसके अंदर वाइंडिंग ऑयल है। बुशिंग रहता है ऊपर में, RYB कनेक्शन, यानी लाइन जो आई है उसका कनेक्शन। टैप चेंजिंग है, टैप चेंजिंग से अपन उसका सेटिंग करते हैं वाइंडिंग का। और कंजर्वेटर है, एक ऊपर में एक डब्बा रहता है ट्रांसफार्मर के, तो कंजर्वेटर मतलब वो बैलेंस करता है पूरा सेटिंग। उस कंजर्वेटर और टैंक, कंजर्वेटर और टैंक के बीच में ये रहता है बकल्स रिले। बकल्स रिले क्या करेगा, टैंक में ऑयल गर्म हो गया तो उसमें से गैस तैयार होती है, हाइड्रोजन गैस तैयार हो गई तो उसके बबल्स ऊपर आएंगे ऑयल के, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वो बबल्स ऊपर आते हैं ना, पानी गर्म करते तो कैसा उबलता है पानी, ऐसे बबल्स ऊपर आएंगे और वो हाइड्रोजन क्या करेंगे, बकल्स रिले में से हाइड्रोजन के बबल्स जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बबल्स है ना इसको ऐसे धक्का देंगे, ये धक्का दिए तो ये क्या होगा, नीचे आएगा, ठीक है। ये नीचे आने के बाद सिग्नल देगा ये सर्किट ब्रेकर को, ये रिले है ना, ये सिग्नल देगा सर्किट ब्रेकर को, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल दिया तो सर्किट ब्रेक कर देगा, ट्रांसफार्मर जलेगा नहीं। ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो वो इस तरीके से प्रोसेस, सब सेफ्टी डिवाइस लगाया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। टेम्परेचर गेज नाम का इंस्ट्रूमेंट रहता है जो टेम्परेचर बताता है। वायर, एक ऐसे वायर रहता है, वो वायर अंदर डाला हुआ रहता है ऑयल के अंदर, और वो वायर नहीं क्या, वो थर्मोस्टेट करके रहता है। जैसे अभी थर्मोमीटर पे कैसा पारा रहता है, टेम्परेचर बढ़ गया तो पारा कैसे ऊपर आता है, वैसे ही वायर भी रहते हैं, वो टेम्परेचर को सेंस करते हैं। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ गया तो आपको रीडिंग आएगा कि इतना टेम्परेचर हो गया, तो ये टेम्परेचर के लिए है। ट्रांसफार्मर में का ऑयल जो रहता है वो अलग टाइप का ऑयल रहता है, अपना खाने का तेल नहीं रहता है, वो अलग टाइप का ऑयल रहता है जिसका कैपेसिटी रहता है इतना वोल्टेज को सहन करना। हाई वोल्टेज अपन दे रहे हैं ना 132 kV रहता है, तो ये इसका टेस्टिंग करते हैं, ये ऑयल इसमें टेस्ट करते हैं। तो ये दिख रहा है ट्रांसफार्मर, तो ये दो सेकेंडरी के दो पाते जो रहते हैं, प्लेट्स रखेंगे यहाँ पे, उसके बीच में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहता है, और वोल्टेज अपन यहाँ से देते हैं। सिंगल फेज सप्लाई दिया, ऑटो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज लिया और ये ट्रांसफार्मर को दिया,
तो ये जो ऑयल है ना 1 मिनट में 50 kV, 1 मिनट में 50 kV वोल्टेज को अगर सहन कर सकता है तब ये ब्लास्ट नहीं होता है, इसमें से बबल्स निकलते हैं, नहीं तो फट जाता है वो ऑयल। अगर फटा नहीं तो ये ऑयल अच्छा है। ऐसा ऑयल टेस्टिंग किट रहता है ये ऑयल टेस्टिंग। तो इससे ऑयल टेस्ट करके अपन उसमें डालते हैं। फिर स्कॉट कनेक्शन करते हैं 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए। RYB ये 3 फेज है और ये सिंगल फेज और ये सेकंड फेज। 2 फेज हो गया, 3 फेज में से 2 फेज निकालना है मुझे बाहर। तो इस तरीके से कनेक्शन किया जाता है। इसका ज़्यादा डिटेल नहीं है तुमको, ऐसे ही कनेक्शन है। पोलैरिटी टेस्ट, ये जो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यानी कि 2 ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल में रखते हैं अपन कनेक्शन। एक खराब हो गया तो इसको हटा दिया तो इसको फर्क नहीं पड़ता। अगर सीरीज में रखेंगे अपन, एक खराब हो गया ना तो ये भी, इसको अपन रिपेयर करने के लिए लाइन से हटाएंगे ना बाहर, लाइन ब्रेक हो जाएगा तो ये भी ट्रांसफॉर्मर बंद हो जाएगा ना। सीरीज में रहेगा तो एक साथ लाइन बंद होती है ना, पैरेलल में रहेगा तो इसको हटा दिया तो लाइन तो चालू है। तो ये अगर ट्रांसफार्मर खराब हो गया, त्र्यंबकेश्वर का ट्रांसफार्मर खराब हो गया, तो नासिक के ट्रांसफार्मर में से त्र्यंबकेश्वर को लाइन मिलेंगी, लाइन नहीं जाती है। वो ट्रांसफार्मर ठीक करेंगे फिर से लगाएंगे, इसलिए वो पैरेलल ट्रांसफार्मर को कनेक्शन किया जाता है। उसके लिए कंडीशन रहती है टर्मिनल वोल्टेज RYB सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब RYB। एक ट्रांसफार्मर का RYB और दूसरे ट्रांसफार्मर का भी RYB सेम रहना चाहिए। इधर उधर हो गया तो वो ट्रांसफार्मर चलता नहीं है, फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए, ठीक है। और ये इस टाइप के कनेक्शंस में वो ऑपरेट नहीं करता है, ये पैरेलल यानी कि स्टार स्टार में नहीं, इस तरीके से। ये डिटेल में नहीं है तुमको। फिर उसके बाद पोलैरिटी टेस्ट, इसको अगर जोड़ना है मुझे तो ये पोलैरिटी देखी जाती है उसकी। प्लस को ना माइनस को माइनस से लगाएंगे अगर आप, तो वोल्टमीटर जो है ना वो 0 रीडिंग देगा टेस्टिंग करते समय। अगर माइनस और प्लस के साथ हो गया, दो ट्रांसफार्मर है ये, तो यहाँ पे वोल्टेज का रीडिंग कितना आएगा, डबल आएगा, एकदम डबल रीडिंग बता देता है। और यहाँ पे 0 बताया तो समझ जाने का सेम कनेक्शन है, और डबल बताया तो अलग अलग कनेक्शन हो गया है। तो कनेक्शन सेम रहने चाहिए, तो उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। पोलैरिटी मतलब उसका प्लस माइनस चेक करना, ठीक है। ये इक्वेशन देखो, ये फ्लक्स का वेवफॉर्म है। मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ पे तैयार होता है, और टाइम पीरियड मैंने बताया था ना, एक साइकिल को कितना टाइम पीरियड लगता है। एक साइकिल कंप्लीट करने को जो टाइम पीरियड लगता है उसको टी बोलते हैं अपन। ये कितना हो गया, 1/4 हो गया इसका टोटल, इसका 1/4, तो T/4। यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स कहाँ पे तैयार हो रहा है, 1/4 के जगह पे हो रहा है, ठीक है। तो T/4 यानी फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या बोला था अपन ने, साइकिल पर सेकंड ना, एक सेकंड में कितनी साइकिल यानी फ्रीक्वेंसी, और टाइम पीरियड क्या है, सेकंड्स पर साइकिल, उल्टा है ना, इसीलिए। तो T/4 को अपन 1/4f लिखेंगे। T को अपन क्या लिख रहे हैं, देखो 1/f लिख रहे हैं ना, तो T को अगर मैंने 1/f लिखा तो ऐसा बन जाएगा। अभी एवरेज वैल्यू जो रहती है d∅dt, ये मैक्सिमम फ्लक्स है, और टाइम क्या है, अभी टाइम देखा ना अपन ने, टाइम 1/4f, इसको अगर किया तो 4f∅m, और इसको अगर इसमें वैल्यू पुट किया एवरेज वैल्यू, तो आपको RMS वैल्यू मिलती है वोल्टेज की। जो RMS वैल्यू रहती है ना, वो एक्चुअल जो भी वोल्टेज या जो भी करंट चल रहा है ना, वो RMS रहता है, एवरेज नहीं रहता है। कभी भी एमीटर पे रीडिंग जो आती है वो RMS वैल्यू रहती है। अपन ने 2 डिफरेंस देखे थे, एवरेज और RMS का, इसलिए। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 4 × 1.11 कितना हो जाएगा, 4.44 फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्लक्स, और ये नंबर ऑफ टर्न्स। प्राइमरी के लिए रहेगा तो N1, सेकेंडरी के लिए रहेगा तो N2, बस हो गया। वोल्टेज अगर ट्रांसफार्मर का गिनना है, इंड्यूस वोल्टेज, तो ये फार्मूला यूज करते हैं। हो गया, कुछ बचा क्या, ट्रांसफार्मर कैसे लगाते हैं, L शेप में रहता है, उसकी जो पाते रहेंगे L शेप में रहेंगे, इधर साइड का L शेप रहेंगे, दोनों को ऐसे जोड़ दिया जाता है ना।
दूसरा ई शेप का रहेगा, या तो ई शेप का, इधर साइड से ई शेप, ऐसे दोनों को सेटिंग करते हैं। आई शेप का भी रहता है ट्रांसफार्मर, देखेंगे आप तो आई शेप का पाता रहेगा, उसके ऊपर वाइंडिंग रहेंगे, दो आई शेप को जोड़ दिया है और ये राउंड वाला है। इस तरीके से ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। तो ये टोटल आउटलाइन है ट्रांसफार्मर की। ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसमें एक ही वाइंडिंग रहती है, दो नहीं रहती है। तो एक वाइंडिंग, हाँ, ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग रहती है। जैसा गोल है ना वो गोल 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 एक ही वाइंडिंग है वो। और टैपिंग रहती है, ये जो टैपिंग दिख रहा है, ये टैपिंग की वजह से अपने को, जैसे ये 230 है, मेरे को चाहिए 10 वोल्टेज, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे टैप करूँगा, इतने ही वाइंडिंग काम के हैं मेरे, आउटपुट में इतना ही मिलेगा मेरे को। आउटपुट में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, कम है ना, तो कम वोल्टेज। ज़्यादा अगर 90 चाहिए तो यहाँ पे रखना पड़ेगा मेरे को टैपिंग। 230 है, मेरे को 200 चाहिए, तो मैं टैपिंग क्या करूँगा, यहाँ पे रखूँगा, तो इतना वोल्टेज मेरे को बाहर मिलेगा ना। समझ में आ रहा है? ऐसा ऑटो ट्रांसफार्मर है। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर का इतना ही है, ये मिटाने का नहीं, कभी डेली आके कोई भी चीज़ रही बार बार रिवाइज होता है, एक बार में नहीं समझता है। मिनट में बता रहा हूँ मैं। ट्रांसफार्मर एक